Hello student, class 10th. Today I am teaching you the next part of the political party chapter. तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी आखिर काम क्या करती है देश के लिए। चुनाव लड़ने का काम करती है, गवर्नमेंट बनाती है, लॉ बनाती है देश के लिए, अपोजिशन पार्टी का रोल अदा करती है एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम डिक्लेयर करती है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर। हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होना जरूरी होता है, रजिस्टर कराना पड़ता है निर्वाचन आयोग के पास। वाइल द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टी इक्वल, और जो कमीशन आयोग होता है वो सभी पार्टीज को एक समानता का व्यवहार करता है, यानी कि कमीशन की नज़र में सभी पार्टियां समान होती हैं। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी, और ये पार्टी बड़ी पार्टियां होती हैं, स्थापित पार्टियां होती हैं, उनको कुछ विशेष फैसिलिटीज देता है। दिस पार्टी आर गिवन अ यूनिक सिंबल, इन पार्टी को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है कमीशन के द्वारा। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट, जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं किसी पार्टी के, वही इस इलेक्शन सिंबल का यूज करते हैं, इलेक्शन सिंबल के रूप में इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टी दैट गेट अ प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटी, और ये पार्टी क्या करती है, स्पेशल फैसिलिटीज देती है। आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस उद्देश्य के लिए हम देखते हैं कि फैसिलिटी दी जाती है। दैट इज वाई दिस पार्टी आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, इसीलिए इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है निर्वाचन आयोग, लेट डाउन डिटेल क्राइटेरिया, इसने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं, वोट्स का कुछ प्रोपोर्शन डिसाइड किया है, सीट्स का, वोट्स और सीटों का। द पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, जिसको अगर किसी पार्टी को अगर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के रूप में अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो इट मीन्स उसको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। ए पार्टी डेट सिक्योर, कोई भी पार्टी जो 6% टोटल वोट्स लेके आती है लेजिस्लेटिव असेंबली में और विन एटलीस्ट 2 सीट, और कम से कम मिनिमम अगर वो 2 सीटें जीतती है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, तो वो स्टेट पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हो जाती है। इट मीन्स इफ एनी स्टेट पार्टी गॉट 6% वोट एंड 2% सीट, मिनिमम 2% सीट्स जीतती है 6% वोटों का स्टेट में, तो स्टेट पार्टी कहलाएगी। और वही पार्टी या कोई भी पार्टी अगर इफ दैट पार्टी वांट्स टू रजिस्टर्ड एज ए नेशनल पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में अगर वो रजिस्टर्ड होना चाहती है तो उसको 6% वोट चाहिए वहां भी, पर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, उसको 4 स्टेट में इलेक्शन जीतना पड़ेगा और एटलीस्ट 4 सीटें उसे लानी पड़ेंगी, कम से कम 4 सीटें उसे चाहिए 6% वोट के साथ, अगर उसे लोकसभा के रूप में, लोकसभा में रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी के रूप में डिक्लेयर होना है, तो रिकॉग्नाइज होना है। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, इंडिया में अभी हम देख रहे हैं 7 नेशनल रजिस्टर्ड पार्टी हैं हमारे देश में। 2017 तक 7 पार्टियां हो चुकी थी। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दिस पार्टी, आइए अब हम इन पार्टीज के बारे में कुछ पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना हुई थी लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी की लीडरशिप में। इट मीन्स द ममता बनर्जी इज अ वेरी पावरफुल लीडर ऑफ दिस पार्टी विच वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1998। रिकॉग्नाइज है नेशनल पार्टी के रूप में, इन 2016 में रजिस्टर्ड हो चुकी थी। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास, इस पार्टी का जो सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास है। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म को, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को कमिट करती है, फॉलो करती है। करंटली इन पावर इन वेस्ट बंगाल, आज की डेट में ये कहाँ पावर में है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी।
एंड ऑल्सो एज ए प्रेजेंस इन और नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, बल्कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इनका इन्फ्लुएंस है, इसकी अपनी ब्रांचेज हैं पार्टी। इन द जनरल इलेक्शन 2014 के जनरल इलेक्शन में इट गॉट 3.84 वोट्स मिले थे एंड वन 34 सीटें ये जीती थी, मेकिंग इट इन लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। लार्जेस्ट पार्टी बनी थी ये लोकसभा में। कौन सी पार्टी? चौथी सबसे पावरफुल पार्टी के रूप में। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें, फॉर्म इन 1984 में लीडरशिप, काशीराम की लीडरशिप में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। सीक्स टू रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिक्योर पावर। बहुजन समाज के लिए पावर सिक्योर करता है, विच इंक्लूड, जिसमें दलित आते हैं और आदिवासी और ओबीसी समाज के पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो लोगों के द्वारा ये पार्टी में लोग शामिल होते हैं। ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी जो है इंस्पिरेशन लेती है उनके विचार और उपदेशों को, जैसे साहू महाराज है, महात्मा फुले हैं, ज्योतिबा फुले, पेरियार, रामस्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। बेसिकली दिस पार्टी इज इंस्पायर्ड बाय दीज पीपल, स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स। किसके लिए खड़ी होती है? किस कारण से? सिक्योरिंग करती है और इंटरेस्ट जो है दलित लोगों के इंटरेस्ट, उनकी रुचियों को और उनकी वेलफेयर के लिए, और जो समाज में ऑप्रेस्ड पीपल है, जो शोषित लोग हैं, शोषण किए हुए लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए दिस पार्टी ऑलवेज स्टैंड्स इट एज इट मेन बेस। इसका जो मेन बेस है उत्तर प्रदेश में है, और बेसिकली उत्तर प्रदेश में मायावती जो है, सुश्री मायावती, वो कभी चीफ मिनिस्टर रही हैं यूपी की। एंड सस्टेनेबल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट, और नेबरिंग स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में भी क्या है, वो अपनी प्रेजेंस, उपस्थिति है इस पार्टी की। दिल्ली एंड पंजाब में फॉर्म्ड गवर्नमेंट, और इसने उत्तर प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट बनाई है किसकी लीडरशिप में? मायावती, जो अभी इस पार्टी की, इस नेशनल पार्टी की लीडर है मायावती। सेवरल टाइम बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टी, कई बार कई डिफरेंट पार्टी के सपोर्ट लेती है ये पार्टी। लोकसभा इलेक्शन में 2014 में इसने 4% वोट लेके आई थी, बट डिड नॉट सिक्योर सीट, लेकिन लोकसभा में इसकी जो सीट थी ज्यादा सिक्योर नहीं थी, प्राप्त नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी, अगली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, फाउंडेड इन 1980 में ये पार्टी बनी थी। किसके? उसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ के द्वारा इन पार्टी का निर्माण किया गया था। वांट्स टू बिल्ड, ये स्ट्रॉन्ग, एक शक्तिशाली और आधुनिक भारत बनाना चाहती है ये पार्टी। ड्राइंग इंस्पिरेशन, और एक प्रेरणा लेती है भारत के जो प्राचीन संस्कृति है और उनका जो महत्व है उनसे प्रेरणा लेती है। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जो मानवता है, एकीकरण है जो मानवता का। और अंत्योदय, कल्चरल नेशनलिज्म, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व, उसको बढ़ावा देती है। हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली पार्टी है ये। एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है इसका, इट कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड, जो राष्ट्रवाद के हम जिसे कहेंगे नेशनलहुड, इंडियन नेशनल एंड पॉलिटिक्स जो है उनको बढ़ावा देती है। वांट्स फुल टेरिटोरियल, पूरा टेरिटोरियल शासित एक ही अधिकार चाहती है वो, टेरिटोरियल्स एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, और राजनीतिक एकीकरण चाहती है जम्मू कश्मीर का भारत के साथ। जैसे जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, अपने अलग से रूल्स थे वहां पे, तो उसने अभी जम्मू कश्मीर से ये सारे अधिकार जो थे, जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार थे, वो सब हटा दिए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है आज की डेट में। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करती है वो सभी नागरिकों के लिए जो एक देश में रहते हैं। धर्म को इग्नोर करते हुए, धर्म को इम्पोर्टेंस ना देते हुए सभी लोगों के लिए एक समान सिविल कोड लागू करती, समान नियम लागू करने के फेवर में है। और
रिलीजियस कन्वर्जन को क्या करती है, बैन, रोक लगाती है। जो धार्मिक कन्वर्जन चलता है, कंट्रोवर्सी चलती हैं, उन पर बैन लगाती है ये पार्टी। इट सपोर्ट बेस इंक्रीज सस्टेनली इन 1990। इसमें जो सपोर्ट मिला था इसको 1990 में, अर्लियर लिमिटेड टू, लेकिन अर्लियर में इसका जो सीमा थी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही थी और अर्बन एरियाज में, शहरों में ही थी। पार्टी ने एक्सपेंड किया है अपना सपोर्ट ईस्ट और नॉर्थ में भी, एंड ईस्ट एंड रूरल एरियाज में। पहले तो अर्बन एरियाज में इसका सपोर्ट था, इस पार्टी को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थी रूरल एरियाज में। और 1998 में एटलीस्ट ये पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ अलायंस बना के गवर्नमेंट बनाई और 7 रीजनल पार्टियां इससे इमर्ज्ड हुई और एज द लार्जेस्ट पार्टी बनी 282 मेंबर्स के साथ। ये पार्टी 2014 में इलेक्शन जीत के आई और करंटली एनडीए जो पार्टी है भाजपा की, वो गवर्नमेंट बना रही है सेंटर में और रूल करती है नरेंद्र मोदी के अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर्स। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, वी नो अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिसे बोलते हैं। फॉर्म्ड इन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, लेनिनवाद को, जो लेनिन नेता थे रशिया के, लेनिनवाद, उनके विचारों को मानती है। सेक्युलरिज्म को मानती है डेमोक्रेसी में। अपोज टू द फोर्स ऑफ सक्सेनिज्म, जो वंशवाद है, सक्सेनिज्म है और कम्युनलिज्म है, उसको क्या करती है, अपोज करती है। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फेवर में रहती है और प्रमोट करती है उन लोगों को जो वर्किंग क्लास हैं, काम करने वाले वर्ग, किसान हैं और गरीब लोग हैं, उनका सपोर्ट करती है और सक्सेनिज्म और कम्युनलिज्म के अपोज में रहती है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। बिकम वीक, ये काफ़ी कमज़ोर हो गई ये पार्टी जब इसका विभाजन हुआ 1964 में। एंड लेड टू फॉर्मेशन, और इस पार्टी से नई पार्टी बनी CPIM जिसे बोलते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, यानी मार्क्सवादी विचारधारा को सपोर्ट करती थी ये पार्टी, इसलिए मार्क्सवादी इसमें जोड़ा गया। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इसका इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन, इसका जो सपोर्ट है धीरे धीरे कई वर्षों में ओवर द ईयर्स डिक्लाइन होता गया। इट सिक्योर लेस देन 1% वोट। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में केवल 1 सीट जीती थी ये पार्टी, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है पब्लिक के द्वारा धीरे धीरे आने वाले वर्षों में कम होता गया। लोकसभा इलेक्शन एडवोकेट कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टी, और जो सभी लेफ्ट पार्टियां थी उन लोगों ने कमिंग टुगेदर एक साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट के लिए एक पार्टी बनाई अलग से। इन पार्टियों ने मिलके कोलिजन गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के साथ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के रूप में जानी जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी की अगर हम बात करें, फाउंडेड इन 1964 में ये पार्टी बनी थी जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग हुई थी। मार्क्सवादी को, लेनिन विचारधारा को क्या करते हैं, बिलीव करते हैं इसमें, एंड सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं ये। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है सेक्युलरिज्म को, ऐसे ही ये भी सपोर्ट करती है सेक्युलरिज्म को, एंड अपोज इंपेरियलिज्म और कम्युनलिज्म को। समाजवाद जिसे हम कह सकते हैं उसको फेवर नहीं करती है। एक्सेप्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन एज ए यूजफुल और हेल्पफुल मीन्स है इसके सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव, जो इसके ऑब्जेक्टिव है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, एक सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना है इसका मेन एम। इंजॉय स्ट्रांग सपोर्ट, वेस्ट बंगाल में इसको स्ट्रांग सपोर्ट है, केरला और त्रिपुरा में, स्पेशली अमंग द पुअर, गरीब लोगों के बीच में ये पार्टी एक स्ट्रांग सपोर्ट गेन करती है। जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर है, एंड इंटेलिजेंसिया। क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको क्या करती है ये पार्टी, आलोचक रही है उसकी। नई आर्थिक नीति जो LPG है,
लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन उसके फेवर में नहीं है। ये उसके फेवर में नहीं है कि विदेशी जो फॉरेन कैपिटल्स हैं या फॉरेन कंपनी है वो यहाँ आ रही हैं और लोकल जो प्रोड्यूसर हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, उनको कंपटीशन न करने के कारण उनको क्या कहते हैं, उनके प्रोडक्शंस नहीं बिक पाता है, या उनको अपना जो छोटे किसान हैं यहाँ के, उन लोगों को भारी कंपटीशन करना पड़ता है फेस कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। जो देश में गुड्स आता है बाहर से, फॉरेन कैपिटल्स जो यहाँ आ रही हैं उनके फेवर में नहीं है। वॉज इन पावर, वेस्ट बंगाल में ये पावर में थी विद इन अ ब्रेक ऑफ 34 ईयर्स के बाद। इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन में ये 3% ऑफ वोट जीती थी 9 सीट्स में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बेसिकली वी नो अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे पुरानी पार्टियों में से एक मानी जाती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी। ये एक ओल्डेस्ट पार्टी है, फाउंडेड इन 1885, जो 1885 में बनी थी 28 दिसंबर, और एक्सपीरियंस, और ये अनुभव करती है मैनी स्प्लिट्स में। इसने एक अनुभव किया क्योंकि बहुत विभाजन भी हुए इसमें, स्प्लिट्स प्लेड अ डोमिनेंट रोल निभाती है इंडियन पॉलिटिक्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। नेशनल और स्टेट्स लेवल में कई शताब्दियों से इस पार्टी ने अपना एक इन्फ्लुएंस किया है देश की पॉलिटिक्स में। आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के बाद, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में द पार्टी सॉट टू बी बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर, बनाया इसने आधुनिक एक धर्मनिरपेक्ष, जिसमें सभी धर्म के लोग इक्वली ट्रीट किए जाते थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया में इसको रूल किया। रूलिंग पार्टी 1977 तक रूल किया, एंड देन फ्रॉम 1980 टू 89 तक। और 89 के बाद इसका जो सपोर्ट है वो डिक्लाइन होने लगा। इट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू द कंट्री, कटिंग क्रॉस सोशल डिवीजन, एक सामाजिक विभाजन देखा गया, कटिंग क्रॉस, समाज में कई सारे जो कम्युनिटी के लोग थे उसे स्प्लिट हो गए। एक कंट्रीज पार्टी जो थी, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, इन आइडियोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन थे इसके, द पार्टी स्पॉज सेकुलरिज्म और वेलफेयर, वीकर सेक्शन के लिए काम करती है, सेकुलरिज्म पर यकीन करती है, एंड माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को। सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ये सपोर्ट करती है। एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया इसने अदर स्मॉल पार्टियों के साथ इमर्ज होके। गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 से 14 तक गवर्नमेंट में थी ये। लॉस्ट इलेक्शन, 14 में ये पार्टी इलेक्शन हार गई, बीजेपी से हारी, एंड अपोजिशन पार्टी का रोल निभाया लोकसभा में इसने। तो एज वी हर्ड अबाउट दीज पार्टीज, कि ये पार्टीज की स्थापना कब हुई थी, कौन इनका फाउंडर था, किन किन स्टेटों में इनका इन्फ्लुएंस है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। हर पार्टीज की जो आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा जो होती है, वो अलग अलग होती है। तो यू शुड नो अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ every political party for your upcoming exams. नेशनल कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, फॉर्म्ड इन 1999 में ये बनी थी शरद पवार के लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी। स्पाउस डेमोक्रेसी जो है, गार्डियन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। जो गार्डियन की सेक्युलरिज्म है और इक्विटी है, सोशल जस्टिस है और फेडरलिज्म पर यकीन करती है, सामाजिक न्याय पर, फेडरलिज्म पर यकीन करती है, इक्विटी और सेक्युलरिज्म। हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट भी कन्फाइंड टू नेशनल बॉर्न सिटीजन, जो है हमारे देश के, उनको फेवर करती है, नेचुरल बॉर्न सिटीजन को। मेजर पार्टी जो है महाराष्ट्र में अभी ये सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इसका, मेघालय, मणिपुर और आसाम में। कोलिजन पार्टनर है इसके स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस सिंस 2004 के साथ ही अलायंस में ये पार्टी, और मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुई, स्प्लिट हुई, और एटलीस्ट 2004 में इस पार्टी को अपने बेस पर, यानी कि the people didn't support this party individually, so finally this party decided to merged with the Indian National Congress and formed government
एज ए कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट के रूप में, गठबंधन के रूप में इस पार्टी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया और कोलिजन गवर्नमेंट बनाई। तो फाइनली here we came to know about these 7 political parties and importance of these parties for our democracy, and we heard about the ideologies of the party which are different from other. And in this way you should learn that the founder of Indian Trinamool Congress was Mamata Banerjee, and several times we have heard the name of this famous political leader of our country, and that leader is ruling in West Bengal at the present time. She is a chief minister of West Bengal and very popular among the people in that state, and she is a leader of Indian Trinamool Congress. And in 2014 this party won 34 seats and became 4th largest party. This is a very important lines for your upcoming exam, that this party became the 4th largest party in Lok Sabha election in 2014. Other thing we studied about the symbols of this party, the flower and the grass. The question may be asked in your board exams that what's the symbol of Indian Trinamool Congress, and in which year this party was formed? 1 January 1998, and in 2016 this party was registered as a national party. Next, Bahujan Samaj Party. We heard about the Bahujan Samaj Party. The party was formed by the Kashi Ram in 1984. In 1984, basically this party was formed by a Dalit person, Kashi Ram, and he was also a very famous leader of that time also. And later on, when he died, after his death, Mayawati, who was also Dalit, she became the leader of this party and strongly ruled in UP, and earlier she became the chief minister of Uttar Pradesh, and this party is very popular in Uttar Pradesh also, and basically for the Dalits, for Adivasi, and for the OBC and other minorities groups. These groups are included, इसमें इंक्लूड है वो, एंड द पार्टी सिंबल इज एलिफेंट. इससे अगर हमें सिमिलरिटी की बात करें, अमेरिका में एक पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी. तो जो रिपब्लिकन पार्टी है, 2 पार्टियां हैं वहाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी. तो रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आती है. जैसे यहाँ बहुजन समाज पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है, जो चुनाव चिन्ह है, जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है इनको एज ए नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड होने पर, चुनाव चिन्ह यहाँ पे आती है इस पार्टी का. एंड जो इसके लिए आइडियोलॉजीज को मानती है ये पार्टी, साहू महाराज है, ज्योतिबा फुले है, और रामस्वामी नायकर है, भीमराव अंबेडकर है, इनकी आइडियोलॉजी को ये लोग फॉलो करते हैं. यानी कि जो दलित लोग हैं या ऑपरेसिव लोग हैं या पुअर लोग हैं, उसको अपलिफ्ट करने के लिए बेसिकली ये पार्टी काम करती है एंड पॉपुलर है. And in the same way, I told you about the भारतीय जनता पार्टी. We know about the भारतीय जनता पार्टी की 1980 में ये भारतीय जनसंघ के द्वारा, और उस समय भारतीय जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी थे. तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी एक इम्पोर्टेंट एक लीडर माना जाता है इस पार्टी के फॉर्मेशन के लिए, कि 1980 में इनके द्वारा ये पार्टी बनी. और उस टाइम तो इस पार्टी का जो इन्फ्लुएंस था लोगों में उतना ज़्यादा नहीं था, और बेसिकली हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को या हिंदूवाद को ज़्यादा बढ़ावा देती है, और भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान सिविल कोड लगाने के फेवर में रहती है. जम्मू कश्मीर को भी ये क्या कहते हैं, इंडिया का एक
इम्पॉर्टेंट स्टेट के रूप में वो करती है कि क्यों जम्मू कश्मीर को एक बहुत ज़्यादा एक स्पेशल पावर दी गई है, क्यों अदर स्टेट्स की तरह वहाँ पर एक सेम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। क्योंकि अर्ली में जम्मू कश्मीर में क्या था, अपना एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर का भी, और एक अलग सा फ्लैग होता था वहाँ का, और अलग से रूल्स फॉलो होते थे। जो इंटायर कंट्री के लिए रूल्स थे वो जम्मू कश्मीर में फॉलो नहीं होते थे। तो इसीलिए वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आए दिन टेररिज्म बहुत ज़्यादा था। इसलिए जम्मू कश्मीर में आज की डेट में बीजेपी गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। तो आज की डेट में जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है, वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और इस तरीके से जो इसका ईस्ट में या रूरल एरियाज में उसका इन्फ्लुएंस था पहले काफ़ी कम था। तो 1998 में 80 में बनी, यानी कि 18 साल 80 में बनी। तो 18 साल बाद आफ्टर 18 ईयर्स इस पार्टी को एज ए कोलिजन गवर्नमेंट के रूप में गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला। तो बेसिकली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में इसने अदर जो स्मॉल या अदर स्टेट पार्टियां थी, रीजनल पार्टी, उन स्टेट पार्टियों की मदद से इसने एनडीए के रूप में एक कोलिजन पार्टी बनाई। कोलिजन पार्टी कहूंगा मैं, गठबंधन पार्टी। और उसकी मदद से इसने गवर्नमेंट में इलेक्शंस में मेजोरिटी गेन की। और अटल बिहारी वाजपेयी क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने तब। लेट ऑन इफ यू स्टडी अबाउट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है फॉर्म इन 1925 में ये पार्टी बनी थी। आई टोल्ड यू अर्लियर। तो किन किन चीजों को अपोज करती है, सेक्शनिज्म को और कम्युनलिज्म को। और अगर हम देखें इन्हीं 2 चीजों को, ये कम्युनिज्म पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, इन 2 चीजों को ये भी अपोज करती है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपोज करती है। यहाँ पे याद कर सकते हैं हम, कम्युनलिज्म को और सेक्शनिज्म को क्या करती है, अपोज करती है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। किस चीजों को सपोर्ट करती है, यू शुड नो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, और जो वर्किंग क्लास हैं, फार्मर्स हैं और पुअर लोगों को फेवर करती है। अब जहां पर हमने बहुजन समाज पार्टी के बारे में पढ़ा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है दलित लोगों को, आदिवासी लोगों को नंबर 2, अदर बैकवर्ड कास्ट को नंबर 3, और माइनॉरिटी जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं या ऑप्रेस्ड लोग हैं, उन लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करती है। जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं या ऑप्रेस्ड लोग हैं, समाज में जो शोषित वर्ग हैं, जो इनइक्वालिटी जिनको समाज में सफर करनी पड़ती है, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए ये पार्टी काम करती है, बहुजन समाज पार्टी। और इस पार्टी जो है किन से इंस्पायर्ड है, उनके नाम आप एग्जाम में लिखेंगे, किन के लिए काम करती है, किन स्टेटों में इसने रूल किया है, और 2014 के इलेक्शंस में ये कितने वोट लेके आई थी, ये सब आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पार्टी में देखा कि 64 में ये क्या कहते हैं स्प्लिट हो गई थी, नई पार्टी बनी थी इससे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जिसे कहेंगे हम। और बाली और दराती जो है इसका क्या है, सिंबल है। और केवल 1% वोट ही ये जीत के आई थी 14 में, क्योंकि जो इसका सपोर्ट बेस है पीपल का इसमें जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो गया है। चाहे वो वर्किंग क्लास के लिए, फार्मर्स के लिए या गरीबों के लिए ही क्यों ना काम करती हो, या फैक्ट्री वर्कर के लिए काम करती हो, इनके लिए इनका सपोर्ट जो है, इनका सपोर्ट अब इन्हें नहीं मिल पा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की अगर हम बात करें 1964 में देखो ऊपर लिखा है कि इसमें दरार आ गई थी इस पार्टी में, तो ये पार्टी बनी। और मार्क्सवादी लेनिनवाद पर ये यकीन करती है और सपोर्ट करती है सोशलिज्म पर और सेक्युलरिज्म पर। और किसको अपोज करती है, कम्युनलिज्म पर, कम्युनिटी को। तो जब हम देखें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में जो बनी, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए काम करती है इंडिया में, और सपोर्ट है इसका वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में। पुअर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए नंबर 1,
जैसे पुअर्स के लिए काम करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऐसे ये भी पुअर के लिए काम करती है, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए काम करती है, फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर लेबर के लिए। इंटेलिजेंसिया, और हम देखते हैं कि कैपिटल गुड्स जो है, फॉरेन कैपिटल गुड्स, कैपिटल और कैपिटल गुड्स उनको क्या करती है, फेवर नहीं करती है। यानी यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर है उनके सपोर्ट में आती है कि फॉरेन कि यहाँ पर फॉरेन कंपनियों के आने से यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर पर इफेक्ट पड़ेगा, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनकी विचारधारा। वेस्ट बंगाल में 34 ईयर्स के बाद ये पार्टी आई थी और बेसिकली इस पार्टी का जो सिंबल है डलौटा है, हाशिया, दराती से हाशिया है और तारा है। ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं जो आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी कि स्टार भी है यहाँ पर, एक कभी आ जाता है एग्जाम में सिंबल, जैसे इसका हाशिया और अनाज की बालियाँ, अनाज की बालियाँ और हाशिया, ये बना सकते हैं आप, यू कैन ड्रॉ इन योर कॉपी। और ये डलौटा, जिसे मिट्टी के ढेलों को तोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड डलौटा बोलते हैं, और हाशिया और स्टार है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी है, इसका तो काफ़ी फेमस है सिंबल कमल, जिसे हम जानते हैं, घर घर कमल खिलाना है, इस तरह से वो अपना एक लोगो भी बनाते हैं, लाइन बनाते हैं इलेक्शंस के लिए, जीतने के लिए। ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो अभी तक की जितनी हमने पार्टियां पढ़ी उन पार्टियों में सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, याद रखिएगा A.O. ह्यूम के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। और ये कांग्रेस की क्या होती थी, मीटिंगें होती थी। जो और इनके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे इस पार्टी के, वो थे योमेश चंद्र बनर्जी। W.C. बनर्जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था और A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है, जो अंग्रेज अधिकारी थे। लेकिन तब जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 28 दिसंबर 1885 को, उस समय इंडिया में जो वायसराय थे डफरिन थे, और बेसिकली कहा जाता है तब इस पार्टी का मेन एम इलेक्शन लड़ना तो था नहीं, भारत तो गुलाम था। तो इन पार्टी का उद्देश्य भारत को आज़ाद कराना था, यानी कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करना था, एक यूनिटी क्रिएट करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करें, आज़ादी के लिए लड़ना था। दिस पार्टी फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री एंड was formed by A.O. ह्यूम and first president was योमेश चंद्र बनर्जी। जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद इसका लीडरशिप संभाली और यहाँ पर सेकुलर को बढ़ावा दिया। और अभी हम देखते हैं कि 2014 तक 2004 से इन्हें रूल किया था और 14 में ये अपोजिशन पार्टी के रूप में है, क्योंकि पार्टी ये चुनाव हार गई थी। और इसी पार्टी से लोग एनसीपी बनी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसको जो इलेक्शन सिंबल मिला था वो आज़ादी के बाद मिला है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, पंजा। और नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो घड़ी है। तो कभी यू कैन ड्रॉ इन योर कॉपी दीज सिंबल्स एंड द आइडियोलॉजीज ऑफ एवरी पार्टी। स्टेट पार्टी की अगर हम बात करते हैं, जो स्टेट पार्टियां होती हैं, अभी तक हम नेशनल पार्टीज के बारे में बात कर रहे थे कि नेशनल पार्टी वो पार्टियां होती हैं जो इलेक्शन में 6%, लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट लेके आती हैं और कम से कम 4 स्टेटों में 4 सीटें लेके आती हैं, वो नेशनल पार्टियां कहलाती हैं। और स्टेट पार्टियां वो कहलाती हैं जो किसी स्टेट में 6% वोट लेके आती हैं लेकिन ओनली मिनिमम 2 सीट लेके आती हैं। यानी कि लोकसभा के लिए उन्हें 6% वोट चाहिए लेकिन किसी 4 स्टेट में 4 सीटें, और स्टेट के असेंबली इलेक्शन में उन्हें स्टेट पार्टी बनना है तो उन्हें 2 सीटें चाहिए, 6% वोट होगा। अदर देन दी 7 पार्टी, इन 7 पार्टियों के अलावा मोस्ट ऑफ द जो मेजर पार्टी है हमारे देश की आर क्लासिफाइड इलेक्शन कमीशन। तो कई सारी जो पार्टियां हैं इलेक्शन कमीशन के पास स्टेट पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड है।
कई सारी मेजर पार्टियां हैं ये, और कॉमनली रिफर टू रीजनल पार्टी के नाम से भी जानी जाती हैं स्टेट पार्टियां। दीज पार्टी नीड नॉट टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी, लेकिन अपनी जो आइडियोलॉजी विचारधारा में क्षेत्रीय नहीं होती हैं, और जो उनके आउटलुक हैं, कई पार्टियां तो इसमें ऑल इंडिया पार्टीज के रूप में सक्सीडेड है ओनली इन सम स्टेट हैपन टू हैव, लेकिन कुछ स्टेटों में ही ऑल इंडिया पार्टी के रूप में तो ये है, काम करती हैं, लेकिन कुछ स्टेटों में ये कामयाब हैं। जैसे कि पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, यूपी की जो समाजवादी पार्टी है जो गवर्नमेंट बना चुकी है वहां पे, जैसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने वहां गवर्नमेंट बनाई, ऐसे ही समाजवादी पार्टी जो वहां की स्टेट पार्टी है उसने वहां गवर्नमेंट बनाई। अखिलेश यादव जो है इस पार्टी के लीडर हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल एंड नेशनल लेवल पार्टी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है, नेशनल लेवल तक काम करती है, लेकिन ये नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, खाली नेशनल लेवल में काम करती है। सेवरल स्टेट्स में इसने काम किया है। सम ऑफ दिस पार्टी जैसे कि बीजू जनता दल है आपकी उड़ीसा की, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है सिक्किम की, मिजो नेशनल फ्रंट है, और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है, कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी, अपनी स्टेट के आइडेंटिटी के लिए कॉन्शियस रहती है हमेशा। ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स तक हमने ये देखा जो नंबर इनकी संख्या है और जो इनकी स्ट्रेंथ है पार्टी की बढ़ी हुई है। इन्होंने अपनी जो संख्या है वो अपने स्टेटों से अलावा बाहर अदर स्टेटों में भी एक्सपेंड की है, फैलाई है, संख्या भी बढ़ी है, इनकी मेंबरशिप बढ़ी है, लोगों ने इनको ज्वाइन किया है। इस तरीके से जो पार्लियामेंट इंडिया की है पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स हो चुकी है। इंडिया की जो पार्लियामेंट है, नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ओन मेजोरिटी लोकसभा में नहीं प्राप्त कर पाती कोई भी जब नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी में भी हम देखते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन में कभी कोई पार्टी जो है फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आ पाती है। एज ए रिजल्ट जो नेशनल पार्टियां होती हैं वो मजबूर हो जाती हैं अलायंस के रूप में, गठबंधन के रूप में वो काम करती हैं स्टेट पार्टी के साथ। सिंस 1996 से हर जो स्टेट पार्टी हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है, एक अवसर मिला है उनको कि पार्ट ऑफ द नेशनल लेवल के साथ, नेशनल लेवल पर कोलिजन गवर्नमेंट बनाने का नेशनल पार्टी के साथ। तो हर स्टेट पार्टियां जो है लगभग नेशनल पार्टी के साथ एक कोलिजन बनाती हैं, गठबंधन बनाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल करती हैं। हैज कंट्रीब्यूटेड स्टैंडिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो दिमाग खराब है थोड़ा। तो इस तरीके से जब स्टेट जो पार्टियां होती हैं, स्टेट पार्टियां, और जब स्टेट पार्टियां नेशनल पार्टीज के साथ कोलिजन करती है और गवर्नमेंट बनाती है तो इससे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट मिलता है और स्ट्रेंथिंग फेडरलिज्म को, डेमोक्रेसी में हमारे देश के लिए। तो बेसिकली हमने देखा, अगर हम देखें कई सारी स्टेट पार्टियां जो हैं अलग अलग स्टेटों में, जैसे आम आदमी पार्टी हम देख रहे हैं, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है इस्टेब्लिश, और दिल्ली में हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लीडरशिप में दिल्ली में रूल कर रही है एट द प्रेजेंट टाइम। ऐसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, कभी स्टेट पार्टियां आ जाता है एग्जाम में कि ये साउथ की कुछ पार्टियां लिखी करके, तो यू शुड जस्ट कीप इन योर माइंड दैट द विच स्टेट पार्टीज आर रूलिंग इन स्टेट्स ऑल्सो। शिरोमणि अकाली दल है, इंडियन नेशनल लोक दल है, एंड द JMM है, आजसू पार्टी है, एंड सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है सिक्किम के, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, 2 पार्टियां हैं स्टेट। बिहार में ऐसे राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति जनता दल। इस तरीके से चैलेंजेस, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस को देखें, इफ यू सी द डिफरेंट चैलेंजेस इन द पॉलिटिकल पार्टी, द मेनी पॉलिटिकल पार्टी हैव टू फेस अ डिफरेंट चैलेंजेस। वी हैव सीन हाउ क्रूशियल, कितना क्रूशियल हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेसी में एक वर्क करना, कितना इंपॉर्टेंट है। सिंस पार्टी आर द मोस्ट विजिबल, जो पार्टियां हैं वो सबसे विजिबल फेस मानी जाती है डेमोक्रेसी का। इट इज नेचुरल, ये एक नेचुरल है। द पीपल ब्लेम पार्टी, कि लोग क्या करते हैं, पार्टी को ब्लेम करते हैं, पार्टी की कमियों को देखते हैं, डिमेरिट्स देखते हैं उनके, और वट एवर इज रॉन्ग, जो कुछ गलत है
वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी के साथ जो गलत हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, यानी कि नॉट ओनली इन इंडिया ऑल्सो, द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड, द पीपल ऑफ दियर कंट्री एक्सप्रेस करते हैं अपने डिससेटिस्फैक्शन, अपनी असंतुष्टि दर्शाते हैं कि असंतुष्ट हैं, वो संतुष्ट नहीं है, कि पॉलिटिकल पार्टी फेलियर है, कामयाब नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है, परफॉर्मिंग अपने फंक्शंस नहीं कर रही है। ऐसा हमारे देश में भी देखने को मिलता है। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन जो है और क्रिटिज्म, आलोचना देखी जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो असंतुष्टि है लोगों में, जो असंतोष है, एंड क्रिटिज्म जो आलोचना है, घोर आलोचना फोकस करती है। 4 जो प्रॉब्लम्स हैं एरियाज इन वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो काम करती है उसमें जो देखी जाती है, पॉलिटिकल पार्टी नीड टू फेस, उसको फेस करना पड़ता है और ओवरकम, इसे जीतना है उसने, चैलेंजेस को ओवरकम करना, इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स अपनाने पड़ते हैं डेमोक्रेसी में। फर्स्ट जो चैलेंजेस है इज ए लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी की जो कमी देखी जाती है। अब इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिक्स, पूरे संसार में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि कंसंट्रेशन और जो पावर होती है कुछ लीडरों के हाथ में होती है। आइदर इन वी सी इन कांग्रेस पार्टी, either in BJP party, we see that the main power is in the hand of powerful leader. Powerful leader के हाथ में होती है main power, और all the major decision are taken by these powerful leader or either the topmost leaders who take decision, who make the rules for their party, अपनी पार्टी के लिए जो रूल्स बनाते हैं। पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप, और फ्यू लीडर जो होते हैं उनके हाथ में पावर होती है और वो क्या करते हैं, पार्टीज वो करती है मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखती है अपने। दे डोंट मेंटेन एनी रजिस्टर। समटाइम व्हेन द स्मॉल मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द टॉप मोस्ट लीडर दे लेफ्ट द पार्टी। सो इफ देयर इज नो रजिस्टर इन द पॉलिटिकल पार्टी दे हैव नो डाटा ऑफ द मेंबर्स, उनके पास कोई डाटा नहीं होता है मेंबर्स का, तो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग भी नहीं करते हैं वो, कोई ना अपने पास कोई ऐसा रजिस्टर रखते हैं अपने मेंबरों का, ना मीटिंग करते हैं और ना कोई इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं कि किस लीडर के लिए वो क्या करते हैं, कोई पावर देते हैं, अपने प्रेफरेंस देते हैं, उनके आइडियाज़ को, उनके व्यूज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। इन जो कॉमन मेंबर होते हैं, कॉमन मेंबर्स हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर। टॉप मोस्ट लीडर्स के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। इलेक्शंस रेगुलरली नहीं कराते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर जो होता है पार्टी के डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, उनको कोई पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है। इवर द पार्टी मेंबर्स टॉप मोस्ट लीडर आर टेकिंग डिसीजन अबाउट द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो मोस्ट ऑफ द कॉमन मेंबर्स डू नॉट हैव अ इक्वलिटी, नहीं मिलती उनको, समानता नहीं है। किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है पार्टी में, किसी को कम दी जाती है। किसी की अप्रोच होती है पावरफुल लीडर्स के साथ तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, अदर इंफॉर्मेशन कॉमन मेंबर्स के पास कि पार्टी में क्या हो रहा है। दे डू नॉट हैव द मीन्स और कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस, और उनके पास ऐसे कोई मीन्स, तरीके या कनेक्शन नहीं होते हैं, उनके संबंध नहीं होते हैं जो क्या करते हैं उनके डिसीजन, जो टॉप मोस्ट लीडर्स के द्वारा डिसीजन लिए गए उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। उनके कॉमन जो लीडर्स हैं या कॉमन मेंबर्स, मैं कहूँगा द कॉमन लीडर और कॉमन मेंबर ऑफ दैट पार्टी कैन इन्फ्लुएंस on the topmost leaders, and sometime there is a lack of the election in the party, इलेक्शन की कमी होती है, इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं। और फ्यू लीडर्स जो होते हैं, केवल कुछ ही लीडर जो होते हैं जिनकी अप्रोच होती है, कनेक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, पैरामाउंट पावर्स, ऊपर शक्ति तक, पैरामाउंट पावर्स तक पहुंचते हैं। द पार्टी दो जू डिसएग्री, और वो लोग, वो कॉमन मेंबर जो इन लीडर से डिसएग्री हो,
तो हम देखते हैं कि जो कॉमन सिटीजन्स या कॉमन मेंबर जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, द कॉमन मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी व्हेन दे आर नॉट एग्री विद द लीडर, तो उनके लिए कंटिन्यू रहना पॉसिबल नहीं हो पाता उस पार्टी में, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं टॉप लेवल लीडर्स के आइडियाज़ से या उनके रूल्स से, उनकी पॉलिसीज से। तो वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द अदर मेंबर टू रिमेन इन दैट पार्टी। तो मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल, पार्टी प्रिंसिपल्स जो होते हैं, पार्टी के जो सिद्धांत होते हैं, उनके प्रति लॉयल्टी के उपेक्षा पर्सनल लॉयल्टी लीडर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखी जाती है। हाँ कि पार्टी की क्या होते हैं, पॉलिसीज होती हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, उनके प्रति लॉयल्टी ना दिखा के एक अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स को लॉयल्टी दिखाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। और अगर हम डिसएग्री है, इफ़ वी आर डिसएग्री विद द अदर पावरफुल लीडर्स, then it is very difficult for every common member to stay in that party. सेकेंड चैलेंज जो होता है डायनेस्टिक सक्सेशन यानी वंशवाद। वंशवाद की जो परंपरा है पॉलिटिकल पार्टी में देखी जाती है और ऑलमोस्ट देखा जाता है कि जो टॉप लीडर्स होते हैं, टॉप मोस्ट लीडर्स, उन पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स की फैमिली को ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वही रूल करते हैं, टॉप मोस्ट लीडर्स की फैमिली। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं डू नॉट प्रैक्टिस ओपनली एंड ट्रांसपेरेंस प्रोसीजर नहीं अपनाती हैं, एक पारदर्शिता नहीं रहती है उनके काम में, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देयर आर वेरी फ्यू वेज, ऐसे बहुत कम तरीके हैं फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर जो होता है, जिसमें एक आम जो काम करने वाला है पार्टी का वर्कर जो है वो टॉप लेवल तक पहुंचता है। जैसा हमने 9th में लेच वेलेसा का पढ़ा था, जो एक कॉमन क्या ट्रेड यूनियन का वर्कर था, तो वहां से वो एट लास्ट पोलैंड का प्रेसिडेंट बना लेच वेलेसा। तो हम देखते हैं या जो मिशेल बेचलेट थी वो चाइल्ड की 2006 में प्रेसिडेंट बनी, जिसने अपना जीवन जेल में बिताया था। इस तरह के जो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो कॉमन पार्टी मेंबर्स हैं या एक्टिविस्ट पार्टी मेंबर्स हैं जिनके ओपिनियन अच्छे हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस वैल्यू ना देना, और एक इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पर पार्टी में इलेक्शन का ना होना, उनका रजिस्टर मेंटेन न करना, कई सारी कमियों को बताता है। तो जो लीडर्स हैं उनके लिए टॉप मोस्ट लीडर्स के पास पहुंचना मुश्किल होता है, जिनके कनेक्शंस नहीं है, who happen to be leader are in position of unfair advantage, those who happen जो करते हैं टू बी द लीडर आर द इन पोजीशन, जो पोजीशन में अनफेयर एडवांटेज अपनाते हैं टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर। तो वो क्या करते हैं, अनफेयर तरीके से पीपल को फेवर करते हैं क्लोज टू देम, जो उनके नज़दीक रहते हैं, यानी कि जो उनके, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर नेपोटिज्म। नेपोटिज्म को ज़्यादा पॉलिटिक्स में उनको बढ़ावा मिलता है, चाहे जॉब में हो या एक पॉलिटिकल पोजीशन जो है, पॉलिटिकल पोजीशन उन लोगों को मिलता है जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं या उनकी फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, वो इंक्लूड शामिल करते हैं उसमें। अनफेयर एडवांटेज है जो जिनका फायदा है उनके टॉप मोस्ट लीडरों के फैमिली मेंबर को, या नेपोटिज्म देखा जाता है इन मैनी पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज में द टॉप पोजीशन बोल, जो टॉप लेवल की पोजीशन है या टॉप लीडर्स हैं, किनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एक परिवार के सदस्यों के द्वारा, यानी एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं वो उनके द्वारा उस पार्टी को कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम कांग्रेस पार्टी में देखते हैं, अर्ली पीरियड से जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी को संभाला एंड लेटर ऑन उनकी डॉटर आ गई फिर उसी पार्टी में,
इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर उनके बेटे आ गए राजीव गांधी, फिर उनके बाद उनकी पत्नी आ गई सोनिया गांधी, फिर अब उनके बच्चे आ गए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो एक परिवारवाद चला आया। मैं जो हिंदी में कहना चाहूंगा, एक परिवारवाद या जो भतीजावाद सिस्टम है, जो फैमिली का जो एक रोल रहता है एक पार्टी में, वो चला आ रहा है। वो डायनेस्टिक सक्सेशन यानी एक परिवारवाद को बढ़ावा देता है, जिसमें अदर जो कॉमन मेंबर्स हैं, जो शायद एलिजिबल हैं, जो ट्रेन एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास एक अच्छा हम कह सकते हैं कि प्लानिंग हो सकती है देश के लिए या देश के लोगों के लिए, उन लोगों को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। बल्कि इसके बदले जो लोग ये इन टॉप मोस्ट लीडर्स के कनेक्शंस में रहते हैं, इनके अप्रोच में रहते हैं, या जो एक फ्लैटरी जो चापलूसी करते हैं, उन लोगों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यानी कि एक्सपीरियंस ना होने के कारण, टैलेंटेड ना होने के बाद भी, एज ए फैमिली कनेक्शन होने के नाते या फैमिली मेंबर होने के नाते या भाई भतीजा वाद एक फैमिली ब्लड रिलेशन होने के नाते, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा उन लोगों को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट what about the other member, what about the activist member who always think, who always follow the ideology of that parties and just follow the leaders also and always do some work in the political party, काम करते हैं जो, ये बहुत गलत है डेमोक्रेसी में। पीपल हु डू नॉट हैव एडुकेट एक्सपीरियंस, वो लोग जिनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं होता या पॉपुलर सपोर्ट नहीं होता किसी पावरफुल लीडर का, एक नेता का मतलब उस पहुंच नहीं होती है उस लीडर्स के पास, पावरफुल लीडर्स की, जिसको जो पॉपुलर है पार्टी में या जिस पोजीशन में है लीडर्स में, उनके पास साथ अप्रोच नहीं होती, तो उसको वैल्यू नहीं दी जाती, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको पार्टी में कोई एक, मैं कह सकता हूं कि एक इम्पोर्टेंट एक वैल्यू नहीं दी जाती है। If there is no approach, no connection with the other powerful leader, no identity in the political party, it means that no one can, there is no value। फैमिली कनेक्शंस नहीं है या लीडर्स के साथ कनेक्शंस नहीं है या कोई नेपोटिज्म, एक क्या कहते हैं, एक ब्लड रिलेशन नहीं है आपका उनके साथ, या एक हम कह सकते हैं फेमिलियर नहीं है आप उन लोगों के साथ। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द पावरफुल लीडर्स देन यू कैन गेट द एक हम कह सकते हैं पोस्ट ऑफ एनी लीडरशिप नहीं मिलेगी आपको। दिस टेंडेंसी जो है, आज ये टेंडेंसी हम पॉलिटिकल पार्टीज में जो परिवारवाद चला आ रहा है, जो ब्लड रिलेशन नेपोटिज्म चला आ रहा है, इसको हमें कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं मूवीज में भी ये इश्यू चल रहा है कि नेपोटिज्म का, जो लोग वहां पहले से क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में है, उन लोगों के मेंबरों को यानी उनके डॉटर या सन को टिकट मिल जाता है आसानी से और वो इलेक्शन लड़ लेते हैं, क्योंकि उनके पास मनी हो रहता है, मसल पावर है, उनकी आइडेंटिटी एज ए सन ऑफ पॉलिटिकल लीडर होती है। उनकी जो आइडेंटिटी है, वैसे तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि उनके पास एडुकेट एक्सपीरियंस तो होता नहीं है पॉलिटिक्स का। लेकिन ये एक्सपीरियंस ज्यादा मायने नहीं रखता है कि आपके पास क्या है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, इन कंपैरिजन टू कि यू हैव अ गुड फीलिंग्स टू हेल्प द अदर पर्सन इन द सोसाइटी। लोगों की मदद करने की भावना आप में होनी चाहिए कि आप लोगों की मदद करें, आप जो मुसीबत में है लोग उनको आप मुसीबत से बाहर निकालें। इंक्लूडिंग इन सम द ओल्डर डेमोक्रेसी में हम परिवारवाद और वंशवाद जो है, सक्सेशन डायनेस्टिक परिवारवाद देखते हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी में भी हम ये देख रहे थे कि जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, जो पावरफुल डिसीजन है, उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं मेजर डिसीजन। थर्ड जो चैलेंजेस हम देखते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन और इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी के बाद, जो हमें एक चैलेंज से एक पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है, दैट इज मनी एंड मसल पावर।
अब जिसके पास मनी है भाई, अपने आप उसके पास मसल पावर होगी, उसकी एक अप्रोच होगी उसकी गवर्नमेंट तक, एक सोसाइटी में अप्रोच एज अ मनी और पावरफुल के रूप में एक इस्टेब्लिश करता है एक पर्सन को, उसका रोल काफ़ी हो जाता है। जैसे अंबानी ग्रुप्स हैं या जो अदर पावरफुल लीडर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, हम कहेंगे those who are a very rich businessmen in our country and easily invest a lot of money in the election can easily win the election, आसानी से उसको चुनाव लड़ने के, या जो सपोर्ट करते हैं, मेरा कहने का अर्थ है ये जो बिजनेसमैन है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को मनी के रूप में एक बैकबोन का काम करते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस के टाइम पे हम देखते हैं सम पार्टी फोकस ओनली ऑन विन, केवल इलेक्शन जीतने पे फोकस करती है। दे टेंड टू यूज शॉर्टकट, वो एक शॉर्टकट यानी एक छोटा रास्ता अपनाती है चुनाव जीतने के लिए। आइदर वोटर्स को खरीद लेती है या उनको रिश्वत देने का काम करती है। आइदर हम देखते हैं दे टेंड्स टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉ, वो उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं, उनको टिकट देते हैं, उनको अलाउ करते हैं अपनी पार्टी से जीतना जो पैसा खर्च कर सके या जिनके पास पैसा है। ऐसे हम कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिनका एक पॉलिटिकल अप्रोच होने के कारण और बहुत ज्यादा पैसा लगाने के कारण आसानी से पॉलिटिकल पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ने की अथॉरिटी दे देती है। हम अक्सर ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे टेंड्स टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट who have or can raise lot of money, rich people and company जो होती हैं, जो धनी लोग होते हैं और कंपनी होती हैं, वो फंड्स जो पार्टी को फंड्स देती हैं और जो प्रभाव डालती हैं पॉलिसीज को और डिसीजन को पार्टी के, उनको आसानी से टिकट मिल जाता है, यानी अलाउ उनको अथॉरिटी मिलती है एज ए पार्टी के रूप में उस पार्टी से इलेक्शन लड़ने की। सम केस में पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल, और कई सारे केसेस में तो हम ये देखते हैं कि पार्टी क्या करती है, अपराधी तरह के आपराधिक तत्वों वाले लोगों को सपोर्ट करती है और इलेक्शन जो जीत सकता है। इलेक्शंस में हम यही देखते हैं कि जो अपराधी टाइप में या जो रिच लोग हैं, पावरफुल हैं, जिनकी अप्रोच है, जो बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं इलेक्शंस में, उन लोगों को जीतते हुए देखा गया है इलेक्शंस में। Democracy all over the world are worried about the increasing role of rich people. डेमोक्रेसी में पूरे संसार भर में ये चिंता का विषय है कि जो एक धनी लोगों का एक रोल है, इन्फ्लुएंस है कंपनियों का, बड़े लोगों का, रिच लोगों का या पावरफुल लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज में अप्रोच और कनेक्शन जो है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो इलेक्शन, वो एक चिंता का विषय है। रियली ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द ऑनेस्ट पीपल एंड डेडिकेटेड पीपल हु आर एजुकेटेड एंड आई कैन से दैट द एक्सपीरियंस्ड पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा बैड सिग्नल भी माना जाता है, क्योंकि बिना मनी के या बिना अप्रोच के, बिना इन्फ्लुएंस के, बिना कनेक्शन के, पॉलिटिकल कनेक्शंस के एक इलेक्शन जीतना शायद एक बहुत टेढ़ी खीर है, मैं कह सकता हूँ कि आई हैव यू अंडरस्टैंड दिस माय चैप्टर अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है, नेशनल पार्टियां कौन कौन सी हैं, उनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टी के सामने चैलेंजेस क्या हैं। रेस्ट part of the chapter I will explain in the video 3. Thanks for listening me.